जब हम अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर यही लगता है कि इसकी शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई होगी। लेकिन सच तो ये है कि इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास कोई अकेली अलग-थलग कहानी नहीं है। ये असल में प्रेरणा, नकल और बदलाव की एक बहुत ही विशाल 3000 साल पुरानी श्रृंखला है। तो चलिए इस रोचक विश्लेषण में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इस साहित्य की असली नींव को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर हमें अंग्रेजी लेखन के पिछले 700 सालों को सच में समझना है तो पहले हजारों साल पीछे जाना ही पड़ेगा। ग्रीक और रोमन जड़ों को समझे बिना अंग्रेजी साहित्य की कहानी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। ये एक ऐसी अहम कड़ी है जिसे जोड़ना बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शास्त्रीय आधार। दूसरा, ग्रीक और रोमन मास्टर्स। तीसरा, प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य। चौथा, पुनर्जागरण यानी रेनेसां युग। और आखिर में नियोक्लासिकल से आधुनिक युग तक का सफर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है शास्त्रीय आधार यानी ग्रीको रोमन काल। करीब 1200 ईसा पूर्व शुरू होने वाला ये ग्रीको रोमन काल सच पूछिए तो आगे आने वाली हर साहित्यिक रचना के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करता है। ग्रीक सभ्यता से शुरू होकर धीरे धीरे रोमन साम्राज्य तक फैलने वाला ये वही दौर था जब पहली बार महाकाव्य और नाटक का असली स्वरूप तय किया जा रहा था। ये एक तरह का फाउंडेशन था। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। महान दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि होमर के महाकाव्य इलियाड में एक्लीज जैसे नायकों को बहुत ज्यादा अनैतिक योद्धा के रूप में दिखाया गया है, और बस इसी वजह से उन्होंने अपनी अकेडमी में कवियों को प्रतिबंधित करने का वो ऐतिहासिक और काफी कड़ी आलोचना वाला फैसला लिया था। प्लेटो के इस कड़े रुख ने माइमेसिस यानी कलामी नकल या अनुकरण की एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बहस छेड़ दी। लेकिन उनके ही शिष्य अरस्तु ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपनी मशहूर रचना पोएटिक्स में कविता का खुलकर बचाव किया और साहित्य के वो बुनियादी नियम स्थापित किए जो आज भी पढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, ग्रीक और रोमन मास्टर्स और अलग-अलग विधाओं का उदय। असल में इस युग ने उन दिग्गजों को जन्म दिया जिन्होंने उस ट्रेजेडी और कॉमेडी का आविष्कार किया जिसे हम आज भी पढ़ते और देखते हैं। इन लेखकों ने नाटक को एक ऐसे समय में स्थापित किया जब इंसानों को सिर्फ नियति यानी किस्मत की कठपुतली माना जाता था। उन्होंने कथारसिस यानी भावनाओं की शुद्धि और हमार्शिया यानी नायक की वो एक घातक कमजोरी जैसी ऐसी अवधारणाएं पेश की जो सीधे सीधे आज की आधुनिक कहानियों में भी देखी जा सकती हैं। जब रोमनों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि उनकी साहित्यिक संस्कृति को भी पूरी तरह से अपना लिया। मिसाल के तौर पर रोमन लेखक वर्जिल को ही देख लीजिए। उन्होंने होमर की ग्रीक कथा को आगे बढ़ाते हुए ट्रोजन युद्ध की उसी कहानी को अपने रोमन महाकाव्य एनीड में बड़ी खूबसूरती से पिरोया। ये एक तरह से संस्कृति को आगे बढ़ाने का बेहतरीन उदाहरण था। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत होती है। तो साहित्यिक कमान आखिरकार इंग्लैंड के हाथ में आई। ये समय रेखा ओल्ड इंग्लिश से शुरू होकर चौसर के युग तक की भारी उथल-पुथल को दर्शाती है, और फिर ये उस रहस्यमयी सदी तक जा पहुंचती है जिसे द डार्क एजेस यानी अंधकार का युग कहा जाता है। एक ऐसा लंबा दौर जहां साहित्य का विकास लगभग पूरी तरह से ठहर सा गया था। उसके बाद आता है हमारा चौथा पड़ाव, पुनर्जागरण यानी रेनेसां युग, जहां साहित्य का एक नया पुनर्जन्म हुआ। डार्क एजेस के उस लंबे सन्नाटे के बाद कला और साहित्य का एक विस्फोटक पुनर्जन्म हुआ जिसे रेनेसां कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली और दिलचस्प बात यह है कि इस युग के उपखंडों को सीधे तौर पर उन अंग्रेजी सम्राटों के नाम से जाना जाता है जिन्होंने उस दौरान शासन किया था, जैसे महारानी एलिजाबेथ और किंग जेम्स प्रथम। इस नए युग में भी पुरानी रचनाओं की नकल का वो सिलसिला जारी रहा। रोमन नाटककार सेनेका ने अपनी कहानियों में भूतों, खून खराबे और बदले का जो इस्तेमाल किया था, उसने सीधे तौर पर गॉर्बोडक को प्रेरित किया, जो इतिहास की सबसे पहली अंग्रेजी ट्रेजेडी बनकर उभरी। एक रोचक तथ्य ये है कि अंग्रेजी साहित्य का ये जो स्वर्ण युग था वो वास्तव में अनुवादों यानी ट्रांसलेशंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। उदाहरण के लिए थॉमस नॉर्थ ने जब ग्रीक और रोमन इतिहासकार प्लूटार्क की रचनाओं का अनुवाद किया तो उसी अनुवाद ने महान विलियम शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों के लिए कच्चा माल यानी सोर्स मटेरियल तैयार किया। और ये साहित्यिक जुड़ाव सदियों तक ऐसे ही चलता रहा।
प्यूरिटन युग के जॉन मिल्टन जैसे महान लेखकों तक ने अपने अंग्रेजी महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के लिए सीधे तौर पर उन्हीं प्राचीन होमरिक उपमाओं और शैलियों को अपनाया, यानी प्रेरणा का स्रोत वही पुराना था। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, नियो क्लासिकल से लेकर आधुनिक युग तक का रोमांचक सफर। इन अंतिम शताब्दियों में आकर साहित्यिक पेंडुलम प्राचीन नियमों की सख्त नकल और पूरी आज़ादी के बीच बेतहाशा झूलने लगा। नियो क्लासिकल काल के लेखकों ने साहित्य में फिर से पुराने नियमों को लाने के लिए रोमन सम्राट ऑगस्टस के स्वर्ण युग की हूबहू नकल करने की कोशिश की। अलेक्जेंडर पोप को इस युग का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। उन्होंने रोमन कवि होरेस के संरचनात्मक नियमों को अपनाना शुरू किया और अपना मशहूर एस्से ऑन क्रिटिसिज्म तैयार किया। यहीं से वो अमर पंक्ति निकली थी, गलती करना मानवीय है, क्षमा करना ईश्वरीय। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जल्दी ही उन सख्त शास्त्रीय नियमों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। रोमांटिक कवियों ने उस यथार्थवाद यानी स्ट्रिक्ट रियलिटी को पूरी तरह से नकार दिया और भावनाओं और असीम कल्पना की एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा। आखिरकार साहित्य और भी तेजी से आगे बढ़ा। बढ़ते शहरीकरण और कला के लिए कला जैसे आंदोलनों वाले विक्टोरियन युग से गुजरते हुए साहित्य आज के इस बेहद जटिल और औद्योगिकीकृत आधुनिक काल में प्रवेश कर गया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध तक जाने वाले एडवर्डियन और जॉर्जियन दौर भी शामिल हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है कि आज हम जो भी आधुनिक कविता, नाटक या उपन्यास देखते हैं, वो असल में उसी प्राचीन और गहराई से जुड़े हुए साहित्यिक पेड़ की एक नई शाखा मात्र है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम आज कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं या बस उसी 3000 साल पुरानी ग्रीको रोमन परंपरा की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमारे कहानियां देखने और पढ़ने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा।